डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाय इजी वे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट टेंस से रिलेटेड इसके ऑल टाइप्स जो है तो मैंने अपने एक अलग से वीडियो में डाल दिया है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहां से उस वीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो ये रहा आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इस टेंस के बारे में बताया था कि पास्ट टेंस जो है तो बीते हुए समय को बताता है, मतलब वह समय जो बीत गया है और बीते हुए समय में किसी कार्य के करने का बोध कराता है। तो इस प्रकार के टेंसेज को जो है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान जान लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस की पहचान हम राइट करते हैं। इसकी पहचान होती है अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। मैंने आपको पहचान राइट करा दिया कि इस टेंस की पहचान होती है अंत में ता था, ती थी, ते थे या कि आ, ई, ए से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो वह वाक्य जो है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। आइए इसके अब हम बनाने के नियम जान लेते हैं। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो मैंने यहाँ राइट कर दिया बनाने के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, या किसी को कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, साधारण वाक्य या कि सकारात्मक वाक्य के लिए। तो इसका रूल होता है, यहाँ हम फर्स्ट नंबर राइट करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ सदैव वर्ब का सेकेंड रूप मतलब दूसरा रूप रखते हैं। यहाँ मैंने राइट कर दिया सभी सब्जेक्ट के साथ जो है तो सदैव वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं। आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम सब्जेक्ट कोई भी लिखें तो उसमें उस सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा, चाहे ही सीट हो या कि आयु विदे हो, कोई नाम एक हो या कोई नाम एक से अधिक हो। इसीलिए मैंने यहाँ राइट कराया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ सदैव वर्ब का सेकंड रूप रखते हैं। इसके बाद दूसरा हम यहाँ राइट करते हैं फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये इसका बनाने का नियम हो गया, जो कि बहुत ही इजी है कि सभी सब्जेक्ट
चाहे वो सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में हो, उसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म रखेंगे जिस पर कार्य हो रहा है, मतलब उसका उद्देश्य। तो इस तरह से जो है तो ये बनाने का नियम कंप्लीट हो जाता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इतना छोटा सा इसका जो है तो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म आप राइट करेंगे, मतलब जो दूसरा रूप आप राइट करेंगे, दूसरा रूप मतलब जैसे यदि हम गो की बात करें तो गो का वेंट हो जाएगा, कम की यदि बात करें तो कम का केम हो जाएगा, रिंग की बात करें तो रिंग का रैंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तो ये सेकंड फॉर्म होते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ जो है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट करना है। ये रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं, या कि कहें सिंपल सेंटेंस जब हम पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे। तो इस तरह से जो है तो हम इसका स्ट्रक्चर राइट कर दिए। अब यदि हम कोई हिंदी में अनुवाद लेते हैं, इजी सा लेते हैं, जैसे कि राम घर गया, राम घर गया, तो देखिए बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, राम घर गया। तो इसको यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, तो राम मैंने राइट कर दिया। अब मैंने बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब सबसे लास्ट में जाएंगे तो जाना, तो जाना गो मीन्स होता है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, तो राम वेंट हो जाएगा। और जाने के लिए ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो मैंने टू राइट कर दिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कार्य किस पर हो रहा है, घर पर, तो यहाँ घर होम मीन्स होता है, तो यहाँ होम राइट कर देंगे। इस तरह से ये जो है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, राम वेंट टू होम, मतलब राम घर गया। ये टेंस की पहचान भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आ ई ए या कि ता था ती थी ते थे इस तरह से आना चाहिए। ऑलवेज जो है तो इसी प्रकार के आते हैं, लास्ट में मात्रा लगा के आता है कि आ की, ई की, ए के, इस तरह की मात्रा है, तो आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। सो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, तो इसको मैंने इस तरह ट्रांसलेट कर दिया। इसी तरह जैसे कि हम यहाँ ले लें एक और, मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा। तो यदि हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ मैंने दिया है, मैंने मतलब आई, मैं या मैंने के लिए आई का यूज करेंगे, तो यहाँ आई मैंने सब्जेक्ट राइट कर दिया जो सबसे पहले है। और मैंने आपको बताया ही है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हमें वर्ब सबसे लास्ट में मिलेगी, तो देखना सी मीन्स होता है, तो शी का सेकंड फॉर्म शा हो जाएगा, तो यहाँ हम सा राइट कर देंगे, तो ये शा हो गया, आई शा। अब एक शेर की बात हो रही, तो एक शेर, तो यहाँ आ लायन हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो आई शा आ लायन हो जाएगा, और लास्ट में हम यहाँ फुल स्टॉप राइट कर देंगे। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, आई शा आ लायन, मतलब मैंने एक शेर देखा। जैसे यहाँ हिंदी में हम एक और अनुवाद लेते हैं कि वह नदी में कूदी, नदी में कूदी, तो इसे यदि हम ट्रांसलेट करें तो इसका हो जाएगा सी। मैंने आपको बताया कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ जो है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सी के साथ हम यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म जंपेड राइट कर देंगे, तो जंपेड हो जाएगा, सी जंपेड। अब यहाँ भी हम यदि कोई चीज़ गहराई में जाती है तो उसमें इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ हम इनटू प्रीपोजिशन राइट कर देंगे, तो सी जंप्ड इनटू हो जाएगा।
और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है तो नदी है, तो यहाँ नदी रिवर मीन्स होता है, तो यहाँ हम रिवर राइट कर देंगे। तो सी जम्प्ड इनटू रिवर हो जाएगा। इस तरह इसको हम राइट कर देंगे, वह नदी में कूदी, तो सी जम्प्ड इनटू रिवर, इस तरह हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक और हम हिंदी में वाक्य लेते हैं कि वह भोपाल से लौटा, भोपाल से लौटा। तो यहाँ देखिए ये भी सेंटेंस जो है तो पास्ट इंडिफिनिट का है, क्योंकि लास्ट में आ लगा हुआ है। तो इसको भी हम बनाएंगे सिंपल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट वह दिया है, मतलब यहाँ लौटा से पता चल रहा है कि लड़का है, तो यहाँ ही लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए, तो ही। इसके बाद सभी के साथ मैंने बताया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब लौटना है, तो लौटना रिटर्न मीन्स होता है, तो रिटर्न का हो जाएगा रिटर्नेड। तो यहाँ हम रिटर्नेड राइट कर दिए, ही रिटर्नेड। अब यहाँ भी देखिए से लिखा है, से मतलब एक प्रीपोजिशन ही बता रहा है। तो यहाँ लौटने के लिए जो है तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम का यूज सभी टेंस में हम कह सकते हैं लौटने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ फ्रॉम हमने राइट कर दिया, ही रिटर्नेड फ्रॉम। अब कहाँ से लौट रहा? भोपाल से, तो यहाँ हम भोपाल राइट कर दिए और यहाँ फुल स्टॉप राइट कर देंगे। वह भोपाल से लौटा, तो हो जाएगा ही रिटर्नेड फ्रॉम भोपाल। इसी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, कभी कभी इस तरह भी आ जाता है गया गया गया, और बहुत से लोग जो है तो इसको एक पहेली के रूप में भी पूछ देते हैं कि गया 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 जो है तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। और बहुत लोगों को इसकी जानकारी रहती भी है और बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी रहती है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको रॉन्ग जो है तो बतला देते हैं। इसे गया 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 तो इसको बोल देते हैं वेंट वेंट वेंट, या कि बोल देते हैं गो गो गो, या कि गया गया गया, ये खुद ऐसा बोल देते हैं। जबकि यदि आप इसे अच्छे से समझें तो आप इसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम आपको बता दें कि आपको इसमें देखना है कि ये पहले है किस टेंस का, तो लास्ट में आ लगा हुआ है, मतलब आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बात आती है कि इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले रहता है वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ गया दिया है। अब आप गया को ये मत मानिए कि ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गया किसी का नाम हो सकता है। आप बहुत से लोगों को जो है तो गया नाम लेते सुना होगा, या कि बहुत से लोग आपके आसपास या आपसे दूर होंगे जिनका नाम गया हुआ होगा। तो ये जो है तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम गया राइट कर दिए, तो ये सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ गया गया, तो ये मैंने सब्जेक्ट राइट कर दिया गया। अब इसमें हम सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो वर्ब यही है जाना। तो जाना मतलब गो, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट राइट कर देंगे, तो वेंट हो जाएगा, गया वेंट। अब ये गया जो है तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गया एक स्थान का भी नाम होता है। आपने गया जी का नाम सुना होगा, एक स्थान का नाम है, तो यहाँ हम गया राइट कर देंगे। यहाँ भी जाने के लिए टू प्रीपोजिशन, तो टू हम राइट कर दिए, गया वेंट फिर टू, और ये गया के लिए हमने यहाँ गया राइट कर दिया। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा गया वेंट टू गया। यदि यहाँ हम एक और सेंटेंस लेते हैं, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन फूल तोड़े, फूल तोड़े। यहाँ दिया है सोहन और मोहन फूल तोड़े। तो यहाँ आप फिर से देखिए सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो दो लोग हैं, मतलब ये प्लूरल में है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि सिंगुलर हो या कि प्लूरल हो, मैंने आपको बताया है कि उसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही राइट करना है। तो यहाँ सोहन
एंड मोहन के लिए भी हम जो है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट करेंगे। तो यहाँ हम इसको राइट कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट को सोहन, फिर इसके बाद एंड, फिर इसके बाद मोहन हो जाएगा, सोहन एंड मोहन। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। तो तोड़ना दिया है, तो तोड़ना प्लक मीन्स होता है, तो प्लक का सेकंड फॉर्म प्लक्ड हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लग्ड राइट कर देंगे। तो यहाँ हम इसको बना लेंगे सोहन एंड मोहन प्लग्ड, फिर हो जाएगा फ्लावर्स, क्योंकि दो लोग हैं तो एक से अधिक फूल जो है तो तोड़ेंगे। तो इस तरह ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब आगे जो है तो हम आपको निगेटिव सेंटेंस जो है तो उसका स्ट्रक्चर और बनाने के नियम जो है तो बता रहे हैं, साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे। अब यहाँ हम राइट करते हैं बनाने के नियम निगेटिव सेंटेंस के लिए। बनाने के नियम निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए, सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जो किसी चीज़ को मना करता है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए। तो इसका बनाने का नियम हो जाएगा, यहाँ हम राइट कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट रखते हैं, डिड नॉट रखते हैं, डिड नॉट रखते हैं। फिर दूसरा हम यहाँ राइट करते हैं, फिर सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। इसके बाद फिर थर्ड नंबर राइट करते हैं, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये जो मैंने बनाने के नियम निगेटिव सेंटेंस के लिए बताया है, तो ये थोड़ा सिंपल सेंटेंस के बनाने के नियम से डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो है तो मैंने आपको बताया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट रखा जाता है। इसे हम शॉर्ट में डिडंट भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है तो फिर सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, जबकि मैंने आपको जब सिंपल सेंटेंस के लिए बनाने का नियम बताया तो उसमें मैंने आपको बताया कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है तो नहीं लगाते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जो है तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद जो है तो फिर सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखा जाता है। मतलब गो है तो गो ही रखा जाएगा, कम है तो कम ही रखा जाएगा, ईट है तो ईट ही रखा जाएगा, और स्लीप है तो स्लीप ही रखा जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही राइट करेंगे, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें राइट नहीं करना है। और उसके बाद फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको जो है तो बनाने के नियम में राइट कराया है। तो यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, राइट कर लेते हैं यहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर डिड नॉट राइट करेंगे, फिर ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर यहाँ हम राइट कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका निगेटिव में जो है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है तो हम हिंदी में कोई अनुवाद लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम कोई इजी सा लेते हैं, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया, नहीं गया। अब देखिए इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, तो लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब हम कह सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, और ये निगेटिव सेंटेंस भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि नहीं लगा हुआ है बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा कि वो लड़का है, तो यहाँ हम वह के लिए जो है तो ही लगाएंगे, तो ही हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, तो डिड नॉट राइट कर लेंगे, ही डिड नॉट हो जाएगा। फिर ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे वर्ब मतलब जाना, तो जाना मतलब गो, तो गो ही राइट करेंगे यहाँ।
तो गो हो जाएगा ही डिड नॉट गो। और फिर यहाँ विद्यालय की बात हो रही है, मतलब स्कूल ये ऑब्जेक्ट है, तो जाने के लिए टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर स्कूल राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा वह विद्यालय नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। जैसे यहाँ हम और राइट करते हैं, उसने मुझे नहीं पीटा, उसने मुझे नहीं पीटा। यदि इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसने मुझे नहीं पीटा, तो इसको देखिए, इसको हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू ही बनाएंगे जो निगेटिव सेंटेंस का मैंने राइट कराया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ वह या उसने के लिए ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पीटा से मतलब लड़का है, तो ही हो गया। इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट राइट कर देंगे, तो डिड नॉट हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में पीटना, तो पीटना बीट मीन्स होता है, तो यहाँ हम बीट राइट कर देंगे, तो बीट हो जाएगा। और मुझे मतलब मी मीन्स होता है, तो यहाँ मी राइट कर देंगे। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, उसने मुझे नहीं पीटा, ही डिड नॉट बीट मी। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ही डिडेंट बीट मी। अब जैसे यहाँ हम एक और हिंदी में अनुवाद लेते हैं, जैसे कि वह गीत नहीं गाई, गीत नहीं गाई, वह गीत नहीं गाई। अब यहाँ से देखिए ये लड़की है, क्योंकि ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ सब्जेक्ट वह दिया है, तो इसके लिए हम सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लड़की के लिए गाई लगा हुआ था, तो सी हो गया। इसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में वर्ब है, तो वर्ब गाना है, तो गाना सिंग मीन्स होता है, तो सिंग राइट कर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो गीत किसके मीन्स होता है, सॉन्ग मीन्स होता है, तो आ सॉन्ग राइट कर देंगे, तो यहाँ आ सॉन्ग हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो वह गीत नहीं गाई, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, सी डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। अब जैसे यहाँ एक और हम ट्रांसलेट यहाँ राइट करते हैं, जैसे यहाँ हम एक और हिंदी में अनुवाद लेते हैं, किशन मैच नहीं जीता, किशन मैच नहीं जीता, किशन मैच नहीं जीता। तो यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि किशन एक वचन में है, मतलब सिंगुलर में है। तो मैंने आपको जैसे कि रूल में बताया है कि सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में, सभी के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम किशन राइट कर लेते हैं, किशन हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ डिड नॉट, तो यहाँ हम डिड नॉट राइट कर लेंगे, तो किशन डिड नॉट हो जाएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ जीतना विन मीन्स होता है, तो विन राइट कर देंगे, तो किशन डिड नॉट विन हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मैच है, मैच को हम मैच ही राइट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ मैच के बारे में जानकारी है कि किशन मैच नहीं जीता, इसलिए मैच के पहले द का यूज कर देंगे, तो द मैच राइट कर देंगे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, किशन डिड नॉट विन द मैच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम के लिए जो है तो हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि हम निगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिए हैं बनाने के नियम को, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम भी बना लेंगे, और उसके थ्रू जो है तो स्ट्रक्चर के आधार पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। क्योंकि उसमें ये रूल हो जाएगा कि जो हमने यहाँ लिखा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट रखते हैं, तो इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे तो उसमें नॉट नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले डिड राइट कर देंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ ही डिड हमें राइट करना है। और उसके बाद उसमें भी ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के पहले हमें डिड का यूज कर देना है और नॉट हटा देना है, और फिर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करना है, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देना है। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो है तो स्ट्रक्चर और बनाने का नियम जो है तो हो जाएगा। तो आइए आगे हम उसको बताते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें डिड राइट करना है,
फिर सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये जो है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हमें डिड राइट करना है, फिर सब्जेक्ट, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही राइट करना है और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ हम राइट करते हैं कोई एक हिंदी में अनुवाद कि क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, क्या वह बाजार गया। तो सबसे पहले यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब राइट करना है डिड, तो यहाँ हम डिड राइट कर दिए। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ वह दिया है, यहाँ से पता चल रहा था कि लड़का है तो यहाँ हम ही राइट कर देंगे, तो डिड ही हो जाएगा। ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी, तो गया, जाना मतलब गो, तो गो राइट कर देंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो है तो बाजार दिया है, तो टू प्रीपोजिशन के साथ उसको भी राइट कर देंगे, तो यहाँ मार्केट राइट कर देंगे। तो हो जाएगा डिड ही गो टू मार्केट, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा देंगे। तो क्या वह बाजार गया, तो हो जाएगा डिड ही गो टू मार्केट। तो इस तरह से जो है तो ये ट्रांसलेट हो गया। अब इसी तरह यदि हम यहाँ एक और ले रहे हैं कि क्या बच्चे शोर किए, क्या बच्चे शोर किए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है तो लगा देंगे। तो आइए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या दिया है, बच्चे। तो यहाँ हमको ज़्यादा ये ध्यान नहीं देना है कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है। तो यहाँ हम डिड राइट कर देंगे, तो डिड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं, तो बच्चे दिया है, मतलब यहाँ पता है कि क्या बच्चे शोर किए, मतलब बच्चों के बारे में हमें यहाँ जानकारी है कि बच्चे शोर किए, तो यहाँ द लग जाएगा, तो द चिल्ड्रन राइट कर देंगे, तो द चिल्ड्रन हो गया। तो हो गया डिड द चिल्ड्रन। अब यहाँ शोर करना जो है, मतलब शोर मचाना जो है, तो यहाँ वर्ब हो जाएगी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मचाना मतलब मचाने के लिए हम शोर मचाने के लिए मेक का यूज करेंगे, तो यहाँ हम मेक राइट कर देंगे। तो डिड द चिल्ड्रन मेक हो जाएगा, और शोर जो है तो नॉइज मीन्स होता है, तो यहाँ हम नॉइज राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो क्या बच्चे शोर किए, तो डिड द चिल्ड्रन मेक नॉइज हो जाएगा। अब यहाँ हिंदी में एक और अनुवाद लेते हैं, क्या चपरासी घंटी बजाया, चपरासी घंटी बजाया। तो देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो तो हेल्पिंग वर्ब हमको राइट करना है, लेकिन सभी के साथ यहाँ डिड राइट करना है, तो यहाँ चपरासी के लिए भी डिड हम राइट कर देंगे, तो डिड यहाँ राइट कर दिए। फिर यहाँ चपरासी के लिए प्यून राइट करेंगे, लेकिन यहाँ हमें पता है कि चपरासी ने घंटी जो है तो बजाया, तो इसलिए यहाँ दा का यूज करेंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता रहता है तो दा का यूज करते हैं। और एक ये भी मान सकते हैं कि चपरासी एक पद होता है, तो पद के लिए जो है तो द का यूज किया जाता है, तो यहाँ हम द प्यून राइट कर दिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बजाना रिंग मीन्स होता है, तो रिंग राइट कर देंगे। तो डिड द प्यून रिंग, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो डिड द प्यून रिंग। अब इसके बाद घंटी जो है तो बेल मीन्स होती है, तो यहाँ हमको पता है कि घंटी ही बजा रहा है, मतलब घंटी के बारे में जानकारी है, तो यहाँ भी द बेल राइट कर देंगे। तो इस तरह से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, डिड द प्यून रिंग द बेल, मतलब क्या चपरासी घंटी बजाया। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह पत्र कैसे लिखा, वह पत्र कैसे लिखा। यह भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि यहाँ बीच में कैसे लगा हुआ है। मैंने आपको जो है तो पिछले टेंसेज में आपको बताया है कि जब इस तरह के कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाते हैं, उसके बाद जो है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैसे जो है तो हाउ मीन्स होता है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी यहाँ राइट करेंगे,
मतलब जब क्या से शुरू होता है तो व्हाट की स्पेलिंग राइट नहीं की जाती, हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। लेकिन बीच में वही मान लीजिए क्या आ जाए या कि कैसे आ जाए, क्यों, कब, कोई क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी राइट की जाती है। फिर जो है तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने कैसी की मीनिंग जो राइट कर दिया हाउ। इसके बाद फिर इसी स्ट्रक्चर के आधार पे चलेंगे तो हाउ के बाद फिर ही के लिए डिड जो है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। इसके बाद फिर वही ही राइट करेंगे तो डिड ही हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब जो है तो लिखना राइट मीन्स होता है तो राइट हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पत्र दिया है तो आ लेटर राइट कर देंगे तो आ लेटर जो है तो हो गया। तो यहाँ मैंने वह पत्र कैसे लिखा के लिए ट्रांसलेट कर दिया, हाउ डिड ही राइट आ लेटर। अब जैसे यहाँ हम एक और हिंदी में अनुवाद लेते हैं कि तुम अपनी पेन से क्यों लिखे, तुम अपनी पेन से क्यों लिखे। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप बीच में देखिए कि यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो उसकी मीनिंग बनाएंगे। तो यहाँ क्यों दिया है तो सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाएंगे तो वाई हो जाएगा। अब वाई के बाद जो है तो यहाँ हम जो है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पे चलेंगे तो डिड राइट कर देंगे, वाई डिड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ तुम के लिए यू ही लगाएंगे तो वाई डिड यू हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लास्ट में जाएंगे तो राइट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ हम अपनी पेन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ अपने के लिए ये प्रोनाउन वर्ड के अकॉर्डिंग रूल लगता है, क्योंकि यदि यहाँ मैं दिया होता तो अपना के लिए माई जो है तो यूज करते, लेकिन यहाँ यू दिया है तो यू के लिए योर यूज करेंगे। तो वाई डिड यू राइट तो हमने राइट कर दिया, लेकिन अपनी पेन के लिए यहाँ हम योर पेन राइट करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखिए कि यहाँ दिया है तुम अपनी पेन से क्यों लिखे, मतलब यहाँ अपनी पेन से मतलब यहाँ प्रीपोजिशन का भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ अपनी पेन मतलब पेन की बात हो रही तो पेन एक साधन है। तो यहाँ हम विथ राइट प्रीपोजिशन जो है तो पहले करेंगे। इसके बाद जो है तो अपनी पेन के लिए यहाँ हम जो है तो योर पेन राइट कर देंगे तो योर पेन हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब तुम अपनी पेन से क्यों लिखे हो जाएगा, वाई डिड यू राइट विथ योर पेन। तो इस तरह से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि यदि आपके लिए हम इस प्रकार की कोई भी वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।